ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, कल चैप्टर नंबर 11 अपन ने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने एथिक्स के बारे में कुछ बातें करी थी। हमने समझा था एथिक्स होता क्या है, उसके बाद आपने देखा कि एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है ऑडिट के अंदर, और फिर हमने देखा कि एथिकल वैल्यूज में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारे कोड ऑफ एथिक्स के अंडर। क्या क्या होता है? हाँ, कॉपी। हाँ, कॉपी। सो कॉपी में सी क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी। ओ क्या था? ऑब्जेक्टिविटी। पी क्या था? और एक यस, और आई से क्या था? वेरी गुड। सो ये हम लोगों ने देखा कि 5 हमारे कोड ऑफ एथिक्स में एथिकल वैल्यूज दे रखी है और इन सब के बारे में कल अपन ने बात करी। ठीक है, जहां हमने देखा इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी, वहां पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है अनबायस्ड होकर काम करना, फोकस्ड होकर काम करना, और उसके बाद आपने और क्या देखा था? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जहां आपने देखा कि जिस भी असाइनमेंट पर आप जा रहे हो एटलीस्ट आप उसके लिए टेक्निकली क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट होने चाहिए हो, वो आपको इंश्योर करना जरूरी है। फिर आपने देखा प्रोफेशनल बिहेवियर, उसमें क्या था? प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या देखा? हाँ, सारा का सारा काम आपको अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज को मानते हुए करना है। और लास्ट में आपने क्या देखा? कॉन्फिडेंशियलिटी, जहां हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोड ऑफ एथिक्स आता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स का बहुत सेंसिटिव डेटा रहता है तो आपको उसे अपने तक ही रखना है। इनफैक्ट आपको किसी भी थर्ड पर्सन के साथ उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट इन 3 केसेस, जब आपको लॉ खुद कहता है या फिर क्लाइंट खुद कहता है या फिर आप पर कोई ऐसी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा और लॉ आपको उसमें प्रोहिबिट नहीं करता। तो ये सारी बातें कल हमने बेसिक बेसिक चीजें देखी थी। एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये सारी बातें कल आपने एथिक्स के चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत में देखी। अब इस चैप्टर के मिड में जब अपन पहुंचते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है यस, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर जब ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ाई थी वहां पर भी मैंने हाईलाइट किया था कि ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि ये ऑडिट की डेफिनेशन तक के अंदर इंक्लूड होता है ना? क्या थी ऑडिट की डेफिनेशन? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या था? क्या था? एग्जैक्टली exactly. तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि ऑडिट एक ऐसा एग्जामिनेशन है बेटा, एक ऐसी चेकिंग है जो कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी अदर पर्सन्स विल, किसी और की इच्छा के अधीन होकर जब मैं काम नहीं करती, हम उसे बोलते हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंस का इतना सा मीनिंग नहीं होता। इंडिपेंडेंस अपने आप में भारी भरकम शब्द है और इसके बहुत सारे मीनिंग्स लिए जाते हैं। ऑडिट के अंदर इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है वो आज आप लोग समझेंगे। वो जो चार्ट्स मैंने दिए थे क्या बन गए हैं सबके पास? एवरीवन गुड, वहां से पढ़ेंगे। यहां मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया बेटा। बात यही सेम टू सेम लिखी हुई है आपके वहां पर भी, लेकिन एक बार हल्का से ऐसे समझ लो तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको आसान लगेगी जो आपकी बुक में है। ठीक है, देखो सबसे पहले बोला है व्हाट इज इंडिपेंडेंस। आखिर इंडिपेंडेंस है क्या? तो क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंस इंप्लाइज जजमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू विशेस ऑफ एनी अदर पर्सन हु हैव एंगेज्ड हिम। क्या वर्ड्स हैं यहाँ पे? देखो 4-5 मैंने यहाँ पे पार्ट्स में इसको तोड़ा हुआ है। पहली बात तो कि इंडिपेंडेंस का मतलब होता क्या है? इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ना आप किसी की इच्छा के अधीन काम ना करो। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो भी मैं जजमेंट्स मेरी पूरी ऑडिट में यूज करती हूँ, जो भी वो जजमेंट लगाकर कंक्लूजन ड्रॉ करती हूँ और उन कंक्लूजन के बेसिस पर जो भी ओपिनियन मैं देती हूँ, वो सारी ही चीजें किसी के भी इच्छा के अधीन नहीं होगी। और किसी के भी में ये किसी कौन है? वो आदमी जिसने मुझे एज एन ऑडिटर एंगेज किया हुआ है। इसका मतलब मेरा जो बेसिकली एम्प्लॉयर है, ओके, जिसने मुझे एंगेज किया है, जिसकी ऑडिट मैं कर रही हूं, जिसकी कंपनी की, यहां उसकी मेजरली बात हो रही है। ओके, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं ना दुनिया में, किसी की भी इच्छा के अधीन काम ना करूं, वो हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें किन से मतलब है? हमें उससे मतलब है जिसने हमें एज एन ऑडिटर
एंगेज किया है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया है हु हैव एंगेज्ड। ओके बहुत सारे बच्चे बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कि भाई इंडिपेंडेंस इंप्लाइज जजमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू विशेस ऑफ एनी अदर पर्सन। ये लास्ट वाली लाइन ही भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसकी इच्छा के अधीन काम नहीं करना है, द पर्सन हु हैव एंगेज्ड यू, जिसने आपको एज एन ऑडिटर एंगेज किया हुआ है। अब हम मेरे साथ में एक बार डेफिनेशन बोलोगे, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस? Judgment of auditor is not subordinate to any other person's wishes who have engaged him. क्या ये क्लियर है? इसमें लिखा हुआ क्या है, आगे चलेंगे। ओके देखो मैंने आपको क्या बोला था कि इंडिपेंडेंस खाली इतना सा नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। अब यहां देखो क्या लिखा है इस चार्ट में, इंडिपेंडेंस इंक्लूड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। क्या लिखा है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। देखो बेटा ये समझाने से पहले एक बात बताती हूँ, इंडिपेंडेंस के यहाँ पर दो पार्ट करे गए हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड और एक अपीयरेंस। इसका मतलब है पहली बात तो सबको पता होती है कि इंडिपेंडेंस क्या है। देखो क्या लिखा है, इट इज अ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है, आप मेंटली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अरे कोई नाप थोड़ी सकता है कि मैं किसी की इच्छा के अधीन काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, कोई मेजर नहीं कर सकता इस बात को, कोई नाप नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। इसका मतलब जो है सब कहाँ है, मेरे माइंड में है। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। ओके खुश रहना इज द स्टेट ऑफ माइंड, दुखी रहना इज द स्टेट ऑफ माइंड। इन द सेम वे इंडिपेंडेंटली काम करना भी इज द स्टेट ऑफ, हाँ इसीलिए क्या बोला गया है, पहला हिस्सा है इंडिपेंडेंस का, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब आपके दिमाग की पोजीशन बेटा ऐसी है कि आप अपनी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर को कॉम्प्रोमाइज करे बिना क्या कर सकते हो, वहां पे काम कर सकते हो। तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। यही बात यहां पर इन्होंने लिखी हुई है। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन विदाउट, यहाँ पे हाईलाइटिंग क्या है, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, thus allow the auditor to act with integrity, professional skepticism and objectivity। ये तीनों चीजें कॉम्प्रोमाइज करे बिना और किसी के इन्फ्लुएंस में आए बिना जब मैं काम कर सकती हूँ, वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ माइंड। अगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी है या मेरे सामने ऐसी कोई भी सिचुएशन है जिससे कि मैं इन तीनों में से कोई चीज मेरी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो फिर मेरा स्टेट ऑफ माइंड इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं कहलाएगा। ओके सो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब है कि आप बाय माइंड बिना कॉम्प्रोमाइज करे ये तीनों चीजें क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। और काम क्या है मेरा, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। इसीलिए क्या लिखा है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड that permits the expression of opinion without being influenced, thus allowing the auditor to act with integrity, professional skepticism and objectivity। okay ये बात यहां पर लिखी हुई है। पहला पोर्शन मुझे क्लियर है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। दूसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। अब देखो एक इसका एग्जांपल लेते हैं इसको पढ़ने से पहले। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस का क्या मतलब है, मानो कि तुम क्लाइंट हो, तुम्हारी कंपनी है और तुमने मुझे एज एन ऑडिटर एंगेज किया है। ओके अब मुझे पता है कि ना ही तुम्हें इंटीग्रिटी, ना ही ऑब्जेक्टिविटी, ना ही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेरा किसी भी तरह से हार्म हो सकता है। ओके प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम और मैं भाई भाई हैं, क्या है, हाँ तुम मेरे क्या हो, ब्रदर हो। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना, भाई भाई में कोई खास बनती नहीं है। सो मुझे पता है कि तुम में और मेरे में कोई खास बनती नहीं है, और तुम्हारा मेरे पे इन्फ्लुएंस तो कतई नहीं आ सकता क्योंकि आपस में अपनी नहीं बनती। ओके तो तुम्हारी बात से इन्फ्लुएंस होना तो कहीं पे भी मेरे क्वेश्चन में ही आता ही नहीं है। तो मुझे पता है कि बाय स्टेट ऑफ माइंड मैं क्या हूं, इंडिपेंडेंट हूं। क्यों? क्योंकि मैं मेरा एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन दूंगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माय इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो जब आपके जो बेसिकली मेंबर्स थे, आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो कि हाँ भाई ये मेरा भाई है लेकिन हमारी कोई आपस में खास नहीं बनती है और इसलिए मैं इससे इन्फ्लुएंस होने का कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसा गेम नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हूं इससे, कोई भी बात मुझे बोलेगा तो मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, मेरी कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन क्या लोग विश्वास करेंगे? चाहे तुम सच में स्टेट ऑफ माइंड से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, क्या लोग इसे इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बोलेंगे? जनरल एग्जांपल लिया मैंने बहुत ही ज्यादा, क्या बोलेंगे? अगर आप मेंबर्स हो तो क्या आप मेरा और इस कंपनी का जो रिलेशनशिप है आप उसे इंडिपेंडेंट टैग दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि मैं बाय माइंड तो इंडिपेंडेंट हूं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, माय ओपिनियन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी अदर पर्संस विशेस। नहीं है भाई, हमारी बनती नहीं है, घर में ही बात नहीं करते हम। हाँ तो यहाँ पे तो बात ही क्या है, ठीक है बस काम करना है मुझे और मेरा इस क्लाइंट को क्या है,
एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा अग्रीमेंट है, मुझे ऑडिट करनी है, दैट्स इट। अच्छा है, बल्कि मैं तो ज्यादा गलती निकालूंगी क्योंकि बनती नहीं है ना, तो मैं तो और ज्यादा इंडिपेंडेंट हूं। लेकिन क्या लोग इस बात को मानेंगे? क्या आप अपीयर इंडिपेंडेंट हो रहे हो, चाहे आप स्टेट ऑफ माइंड से सच में इंडिपेंडेंट हो रहे हो क्या? आर यू अपीयरिंग इंडिपेंडेंट? नो। इसका मतलब इंडिपेंडेंस के अंदर खाली स्टेट ऑफ माइंड कवर नहीं हो सकता। इस ऑडिट को भी क्या इंडिपेंडेंट ऑडिट बोला जाएगा? 10 में से 9 लोग तो पक्का ही क्या उठाएंगे, उंगली उठाएंगे कि भाई पक्का इन्होंने आपस में गड़बड़ करी है। अगर मैंने क्लीन ओपिनियन दे दिया तो वो तो यही बोलेंगे कि 100% इसने अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करके ही काम किया होगा। भाई भाई ये यार, बोलने से क्या होता है, बनती नहीं बनती थोड़ी ना अपने भाई की गलती निकालेगा। लेकिन सच में अगर ना होती तो मैं 10 की जगह 12 गलती निकालती, जो दोस्त ने नहीं करी वो भी निकाल देती, इतनी इंडिपेंडेंट मेरा माइंड है। लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसका मतलब इंडिपेंडेंस के अंदर खाली स्टेट ऑफ माइंड से इंडिपेंडेंट होना सफिशिएंट नहीं है। आप अपीयर भी कैसे करने चाहिए हो इंडिपेंडेंट? अपीयरेंस का मतलब क्या है? अपीयरेंस का मतलब क्या है कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट दिख रही हूं कि कोई भी थर्ड पर्सन, मेरी बात पे वापस से ध्यान देना, ठीक है? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट दिख रही हूं कि कोई भी थर्ड पर्सन मेरी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे उंगली ना उठा पाए। वो चीज क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। लैंग्वेज क्या यूज करी गई है कि यू शुड बी दैट इंडिपेंडेंट that any third person cannot raise a question on your professional skepticism, integrity and objectivity। मतलब ये आपके ethical values पर कोई भी सवाल ना उठा पाए, इतना इंडिपेंडेंट आपको अपीयर भी होना पड़ेगा। क्या क्लियर है मैंने क्या बोला? देखते क्या लिखा हुआ है। Independence of appearance, it means avoidance of fact or circumstances that may cause the third party to believe that my integrity, professional skepticism and ऑब्जेक्टिविटी आर कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी कंडीशंस को, ऐसे रिलेशनशिप्स को अवॉइड करना जिसके कारण कोई भी थर्ड पार्टी ये बिलीव करे कि मेरी ये तीनों चीजें क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? यू आर एक्टिंग इंडिपेंडेंट बाय अपीयरेंस ऑल्सो। सो इंडिपेंडेंस का जो आपका शॉर्ट नोट आता है उसमें जनरली बच्चे इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन लिखकर आते हैं और सबको पता है कि इंडिपेंडेंस क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है, स्टेट ऑफ माइंड, तो वो ही लिखकर आते हैं। अपीयरेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इंडिपेंडेंस। खाली स्टेट ऑफ माइंड से इंडिपेंडेंट होना काफी नहीं है। वो तो हर आदमी बोलेगा कि मैं स्टेट ऑफ माइंड से 100% क्या हूं, इंडिपेंडेंट हूं, मेरे पर किसी की चलती नहीं है। लेकिन खाली इस बात से सफिशिएंसी नहीं आती है बेटा, आपको अपीयर भी क्या होना पड़ता है? इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। और वो कब होगा? जब आप ऐसा कोई भी फैक्ट आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है जिससे कि थर्ड पार्टी ये सब बिलीव कर सके। एम आई क्लियर? कंप्लीटली क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, कहां से पढ़ेंगे इसे? बुक से। देखो क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पर भी दोनों चीजें इन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है। पहले तो इन्होंने छोटा सा यहां पे इस बार दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर दिया है पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉन्सेप्ट में वो बातें हैं जो अपने फर्स्ट चार्ट में पढ़ी थी, ठीक है? Independence implies that judgment of a person is not subordinate to the wishes of any other person who might have engaged him or to his own self interest। Exactly वही बात है जो चार्ट में लिखी है, वहां पर ने इसे टुकड़ों में समझा, यहाँ इसे एक साथ खाली पैराग्राफ में दिया हुआ है, इतना ही फर्क है। To define independence precisely is not possible since independence is a state of mind and personal character। देखो वही बात है ना? मैं कह रही हूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं क्योंकि मेरे दिमाग पर किसी की नहीं चल रही, मेरे मन पर किसी की नहीं चल रही, मैं किसी की इच्छा के अधीन होकर मेरा ओपिनियन नहीं दे रही हूं। लेकिन फिर भी आप इसको मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है कि एक्चुअली में कौन इंडिपेंडेंट है और कौन नहीं है। लेकिन independence is a condition of mind as well as personal character and should not be confused with superficial and visible standard of independence which are sometimes imposed by the law। लॉ ने भी बहुत सारी ऐसी चीजें निकाली हुई है बेटा जिससे कि ऑडिटर क्या रहे? इंडिपेंडेंट रहे। आप ना जब कंपनी लॉ पढ़ोगे ना तो उसमें नोटिस करना कितने सारे रूल्स है। पढ़ लिया? कंपनी, आपका कंपनी ऑडिट हो गया? चालू नहीं हुआ ना? कंपनी ऑडिट जब चालू होगा ना, आप उसमें नोटिस करना कि मैम ने कहा था, उसमें एक इतनी बड़ी लिस्ट दी हुई है जहां पर ये बोला हुआ है कि अगर आप ये हो तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते, अगर आपने ये काम किया है तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, अगर आप उसके रिलेटिव हो किसी की मैनेजरियल पर्सनल के तो आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते, अगर आपने उससे 5 लाख से ज्यादा का लोन ले रखा है तो आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। देयर इज अ बहुत बड़ी सी लिस्ट
ओके, सो लॉ ने भी बहुत सारे चीजें निकाली हुई है जो कि आपको इंडिपेंडेंट रहने में क्या करती है, हेल्प करती है, और आप पे वो लॉ जो है वो इम्पोज्ड है, लेकिन वो एक अलग बात है। एक्चुअली में इंडिपेंडेंस वर्ड का मतलब क्या है, वही स्टेट ऑफ माइंड कि आप बाय माइंड क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए हो, आप किसी और की इच्छा के अधीन काम नहीं कर रहे। लेकिन इंडिपेंडेंस के भी यहां पर पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं, देखो पहला है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और नीचे दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। पढ़ते हैं, वही बात है क्या जो अपन ने पढ़ी है। There are two interlinked perspective of independence of auditor. One is the independence of mind, but second is the independence in appearance. Independence of mind का मतलब है state of mind that permits an opinion without being affected by the influences that compromise professional judgment, allowing an individual to act with integrity, exercise objectivity and professional skepticism. एक दो वर्ड का हेरफेर है, बाकी भाषा वो की वो ये जो अपन ने चार्ट में यूज करी हुई है। एक आध वर्ड का हेरफेर है, लेकिन वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा, अगर आप उसको वहां से लर्न करते हो वो आपको फटाफट याद हो जाएगा। ये समझ में आ गया? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एग्जैक्टली वही है जो अभी अपन ने इतना लंबा चौड़ा समझा है। उसके बाद इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, देखो वही बात लिखी हुई है। इसका मतलब है अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट अ रीजनेबल थर्ड पार्टी having knowledge of all the relevant information including any safeguard applied would reasonably conclude a firm or a member of assurance team integrity, objectivity, professional skepticism has been compromised। इसको एकदम हिंदी ट्रांसलेट करूं तो क्या बोला गया है कि आपको ऐसे हर एक फैक्ट को और एक हर एक सर्कमस्टेंस को क्या करना है, अवॉइड करना है, जो इतना सिग्निफिकेंट है, इतना जरूरी है कि उसे देखकर किसी भी रीजनेबल थर्ड पार्टी को, मतलब जिसको नॉलेज है, जिसको अक्ल है, किसी भी अकलमंद थर्ड पार्टी को ऐसा लगे कि आपके किसी भी मेंबर ने, टीम के किसी भी मेंबर ने अपनी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को क्या किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है। ऐसे फैक्ट को अवॉइड करना क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस कहलाता है। लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलो क्या लिखा है आगे, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपीयर टू एग्जिस्ट। इन्होंने क्या बोल दिया ना, क्लियर कर दिया यहाँ पे कि खाली पहला वाला पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड वाला भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड हिज क्लाइंट शुड बी सच दैट फर्स्टली he himself is satisfied about his independence and secondly no unbiased person would be forced to the conclusion that that on an objective assessment of circumstance there is likely to be an abridgment of auditors independence। abridgment पता क्या होता है, abridge क्या होता है, अब्रिजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका मतलब इंडिपेंडेंस में रुकावट आना या फिर इंडिपेंडेंस में एक तरह से बाधा आना या उसे तोड़ देना, ब्रीचिंग हो जाना उस चीज की। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्लाइंट और ऑडिटर, इनका जो रिलेशनशिप है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी और को सेटिस्फाई करने से पहले ना ऑडिटर को खुद को सेटिस्फेक्शन है कि भाई इस कंपनी में अगर मैं ऑडिटर बन के आऊंगा तो मेरा इंडिपेंडेंस हैम्पर नहीं होगा। अरे दूसरों को तो बाद में अपीयर होंगे, अपन दूसरों को तो बाद में सेटिस्फाई करेंगे कि हम इंडिपेंडेंट है, पहले खुद तो क्या होने चाहिए, एटलीस्ट हम सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ यार यहाँ मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझ पर कोई लिमिटेशन लगाई नहीं जाएगी और यहाँ पर काम करूंगी तो मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाली। पहले खुद सेटिस्फाई होगा कि हिमसेल्फ इज सेटिस्फाइड, सेकेंडली बाद में कोई भी अदर पर्सन सेटिस्फाई रहेगा कि भाई ये बंदा जो है ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा या ये चीज इसकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। पहले सेटिस्फैक्शन किसका जरूरी है, खुद का। ओके, खुद का ही जरूरी है, दूसरों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, हम खुद ही सेटिस्फाई नहीं है तो। ओके, ये आपका था इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के खाली एक लाइन में जो बच्चा लिखता है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, इंडिपेंडेंस में सिर्फ एक लाइन नहीं है, नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी अदर विशेस, ये कोई कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा नोट बनता है। इंडिपेंडेंस होता क्या है, जो आपके पहले दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद आता है दो तरह के इंडिपेंडेंस, दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस, और लास्ट में फिर ये भी, ये वाली जो लाइन है ना, कि रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जहां पहले इंडिपेंडेंस के बारे में मैं खुद सेटिस्फाइड हूं, फिर किसी अनबायस्ड पर्सन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिपेंडेंस है। अगर कभी भी बाय लक आपके आ जाता है टेस्ट में या फिर आपके एग्जाम में कि भाई व्हाट इज इंडिपेंडेंस, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस में आप सारी बातें लिख के आओगे, ऐसा नहीं मन से उठा के जो याद है बस वो लिख दिया, इंडिपेंडेंस तो है ही, नो, ये सारा लिखते हैं तब हमारा इंडिपेंडेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। इनफैक्ट आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन
इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन तो मेरी एटलीस्ट यहाँ पर क्या हो गई है, खत्म हो गई। अब तो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, थ्रेट आ गया, सेफ गार्ड्स आ गया और ये सब आ गया। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, थ्रेट्स आएंगे, सेफ गार्ड्स आएंगे, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, फिर आपका इंडिपेंडेंस खत्म होगा। चार्ट निकालेंगे हम लोग फिर से एक बार। थ्रेड्स का बना लिया, ये देखो, एक्चुअली ये सब कब काम आते हैं चार्ट, जब हम समझो अभी तुम्हें लर्न करना है फर्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली तुम बुकिश लैंग्वेज लर्न करोगे, लेकिन जब तुम थर्ड टाइम रिवाइज करोगे या फोर्थ या सेकंड टाइम जब रिवाइज करोगे और तुम्हें क्विक रिवीजन चाहिए होगा ना, तो इतना सारा लंबा चौड़ा पढ़ने की जगह अगर हम इसको भी आंख में से निकाल लेते हैं तो एटलीस्ट हमारे सारे पॉइंट्स हमारे रिवाइज हो जाते हैं, हमारे टिप्स पे आ जाते हैं। और इसमें भी काफी हद तक सारी बातें लिखी हुई है मैंने ऑलरेडी, जो वहां पर उन्होंने लिखा है। अगर एक्चुअली इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कब चाहिए होता है, जैसे आपकी बुक के अंदर है, जब बोले कि यार आपका थ्रेट्स को क्या करो, कंप्लीट एक्सप्लेन करो, या फिर एक पर्टिकुलर थ्रेट को क्या करो, कंप्लीट एक्सप्लेन करो। अगर आपको सबको एक साथ हाथ में लेना है तो ये चार्ट भी आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाता है कि यार ये थ्रेट्स है और ये सारी बातें इसमें वन लाइनर मैंने कुछ कुछ करके यहाँ पर लिखी हुई है कि होते क्या है। ठीक है, थ्रेट्स क्या होता है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस होता क्या है, पहले तो टॉपिक का मतलब समझो क्या होता है। खतरा, खतरा किस चीज से, हाँ, से, स्वतंत्रता से खतरा या पे खतरा, हाँ, मेरी इंडिपेंडेंस पे किन किन चीजों से डेंजर है या किन किन चीजों से थ्रेट है, या आपकी भाषा में किन किन चीजों से खतरा पैदा होता है, वो सारे यहां पर दिए हुए थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। देखो, हर आदमी का इंडिपेंडेंस का थ्रेट अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन थ्रेट्स दिए हुए हैं कि ना जनरली अगर ये सिचुएशंस दिखाई देती है ना, तो हमारी इंडिपेंडेंस पर क्या अराइज होता है, थ्रेट अराइज होता है। जैसे पहला दिया हुआ है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ओके, ये एग्जांपल शायद मैंने परसों भी तुमको बताया था कि हम लोग मानो कि अपन रिलायंस की ऑडिट कर रहे हैं। अब वो तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, माना कि मेरा पोजीशन बहुत बड़ा है, ऑडिटर का पोजीशन है, लेकिन यार अपन मिडिल क्लास आदमी है ना, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, पैसे की जरूरत उसको ज्यादा है कि मुझे ज्यादा है, हाँ, और मुझे अभी ये मानो कि रिसेंटली ना कोई एक लोन की बहुत ज्यादा क्या है, जरूरत है, ओके, और मुझे अच्छे से पता है कि ये जो लोन है, ये रिलायंस का जो भी फाइनेंशियल सर्विस जो भी ये लोग काम करते हैं, वो बहुत इजीली मुझे क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब जब मैं ऑडिट करने जा रही हूं, जिस फर्म में, जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रही हूं, वहां मेरा क्या जग गया, लालच या सेल्फ इंटरेस्ट जिसको तुम कहते हो। ठीक है, तो सेल्फ इंटरेस्ट जगते ही आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या अनबाइज्ड रह सकता है। डू यू थिंक अगर आपका किसी भी तरह का पर्सनल इंटरेस्ट या सेल्फ इंटरेस्ट जगता है उस फर्म में, जैसे कि अभी अपन ने एग्जांपल लिया, तो क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड इंडिपेंडेंट रह सकता है, नहीं। इसीलिए क्या बोला गया है, पहला थ्रेट क्या है मेरी इंडिपेंडेंस पे, मेरा ही सेल्फ इंटरेस्ट। जब खुद का सेल्फ इंटरेस्ट जग जाता है सामने वाले फर्म में या सामने वाली कंपनी में, सामने वाली एंटिटी के अंदर, तो ये मेरा सबसे बड़ा क्या बन जाता है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। क्या लिखा हुआ है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, firm its partner associate can benefit from the financial interest in the audit client। जब मुझे सामने वाले क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट जगता है मेरा, तो मैं क्या बोलती हूँ, कौन सा थ्रेट है, परफेक्ट। उसके बाद ये क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। देखो ये बड़ा मजेदार थ्रेट है ना। मानो कि पिछले साल भी इस एंटिटी की ऑडिट किसने करी थी, मैंने करी थी, और इस साल भी ऑडिट कौन कर रहा है, मैं ही कर रही हूँ। अब इस साल की ऑडिट करते करते ओपनिंग बैलेंसेस को जब मैं थोड़ा बहुत वेरीफाई कर रही थी और उनका मुझे कुछ काम था, मुझे पता चला ओ ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड मैंने पिछले साल क्या कर दिया, मिस कर दिया, क्या ये तो मेरी नजर में आया ही नहीं, या इतनी बड़ी गलती मुझसे पिछले साल हो गई है। क्या तुम रिवील करोगे इस साल, वही किसी और ने करा होता ना तो तुम झट से रिवील कर देते, लेकिन काम पिछले साल किसने किया है, तुमने खुद ने, और गलती किसकी मिली है, तुम्हारी खुद की। अब वो गलती इस साल के एफएस को भी क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, लेकिन अब तुम उसको ओपन करके देखो, तुम्हें लगता है कि क्या वो ऑडिटर ओपन करेगा वो गलती खुद की, क्यों, क्योंकि वो सेल्फ रिव्यू कर रहा है ना। जब भी हमें हमारा ही काम, देखो वही वाली बात है, अगर तुमसे टेस्ट दिलवाकर मैं तुम्ही से कॉपी चेक करवा दूं तो क्या तुम तुम्हारी गलती निकालोगे, हाँ मैम हम इतने इंटीग्रिटी के साथ काम करेंगे, ऐसी ऑनेस्टी आप सोच ही नहीं सकते, है ना, नहीं निकालेंगे बेटा। अभी निकाल सकते हो क्योंकि ये मार्क्स कहीं जुड़ेंगे नहीं, तुम्हें तुम्हारी आईसीआई की शीट लाकर दे दूं तो तुम्हारे 100 में से 100 आएंगे, या कभी तो मुझे लगता है किसी के तो 110 भी आ जाएंगे 100 में से, है ना। सेल्फ रिव्यू का
यही बात है, सेल्फ रिव्यू में यही होता है। आप कभी भी देखो यहाँ मिरर बनाया मैंने, बनाया ना, लिखा भी हुआ है मिरर। जब भी आप खुद को आईने में देखते हो, आप खुद में कमियां नहीं निकालते। वो एनिमल का डायलॉग है ना, कौन सा डायलॉग है वो, मुझे डायलॉग याद नहीं है, पर वो कोई दोहा टाइप में बोलता है कि जब मैं ढूंढने गया तो मुझसे बुरा ना कोई, मैं सब में कमियां ढूंढता रहा, लेकिन जब मैंने सच में कमियां ढूंढी तो मुझसे ही बुरा कोई भी नहीं था, लेकिन वो कमियां कोई निकालता नहीं है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट इज द वेरी बिग थ्रेट। जब आपको खुद का ही काम चेक करने को बोला जाता है ना, आप कभी भी खुद की गलती नहीं निकालोगे। तो यहां पर भी मेरे इंडिपेंडेंस पर क्या आ गया, थ्रेट आ गया। और एक एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ, समझो कि मैं पिछली साल तक इस फर्म की, इस एंटिटी की क्या थी, एम्प्लॉय थी। अरे सीए जॉब भी तो करते हैं, तो पिछले साल तक मैं रिलायंस में क्या करती थी, नौकरी करती थी। अब इस साल से मैंने खुद की क्या चालू कर ली, प्रैक्टिस। तो ऑफकोर्स जॉब तो मैंने छोड़ दी, लेकिन ऑडिटर कौन है, मैं ही हूं। पिछले साल तक मैं जॉब करती थी, इस साल में क्या बन गई उसकी, ऑडिटर। अब जो जॉब में मैं काम करके गई हूं, जो करतूतें मैंने करी है, वही मुझे क्या करनी है, चेक करनी है। अब तुम गलती निकाल लो, उसमें नहीं निकालोगे तो भी तुम नहीं निकालोगे। ओके, दैट इज द सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स अराइज होते हैं। रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट रीच्ड इन अ प्रीवियस ऑडिट और अ नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। जब आपने खुद ने प्रीवियस ऑडिट करी होती है या कोई नॉन ऑडिट, जैसे कि एम्प्लॉय वाला था, ऐसा भी कोई एंगेजमेंट होता है, तो आप खुद का कमी कभी भी नहीं निकालोगे। दैट इज द सेल्फ रिव्यू थ्रेट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए, देख लेना। एडवोकेसी छोड़ दो, बकवास है। फैमिलियरिटी थ्रेट पढ़ते हैं। देखो फैमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है, ओके। ऑडिट जब हम किसी भी कंपनी की या किसी भी एंटिटी की करते हैं ना, तो हम बहुत टाइम तक उससे क्या रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। हम रोज उनके ऑफिस जाते हैं, रोज उनका काम करते हैं, रोज उनसे बातें करते हैं, रोज हम उनके साथ लंच करते हैं। ओके, सो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्या हो जाता है, इमर्ज हो जाता है, क्रिएट हो जाता है बेसिकली। और सच में ऐसा होता है, जितना टाइम हम हमारे ऑफिस में नहीं देते, उससे ज्यादा टाइम हम साल का क्लाइंट के ऑफिस में देते हैं। और तुम्हें पता है कुछ कुछ क्लाइंट तो इतने बड़े होते हैं कि हमको ना पूरे साल हम उनके ऑफिस में बैठे रहते हैं। इंटरिम ऑडिट्स भी करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जब आपको ना बीच में भी उनका कुछ कुछ चेकिंग करनी होती है, तो वो ऑडिटर के लिए अलग से कैबिन बना के रखते हैं कि भाई तुम पूरे साल यहीं बैठो और ऑडिट करो। ठीक है, तो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो जाता है, बहुत फैमिलियर रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। लेकिन तुम्हें पता है, जब जैसे ये शब्द आता है ना, फैमिलियर रिलेशनशिप, सिंपैथी, वहां अराइज हो जाता है थ्रेट। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं ना, जब हम ऑडिट्स करने जाते थे बेसिकली, और ये सच भी है, ऐसा सच में भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि जब किसी क्लाइंट पर ऑडिट करने जाते थे, तो कुछ क्लाइंट ना बहुत क्लास क्लाइंट्स होते हैं। ओके, तो रहना खाना पीना वो तो देते ही हैं, वो तो हर कोई देता है, लेकिन ना वो बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स भी देते हैं। समझो कि कोई अच्छी कंपनी है, वो वॉचेस बनाती है। ओके, तो यार अब इतनी बड़ी कंपनी जो घड़ी बना रही है, ज्यादा टाइम ऑडिटर को घड़ी भी नहीं देगी क्या। ओके, लेकिन लेकिन जब हम जाते थे, तो जो हमारा बॉस था, उसे कहीं ना कहीं तो पता ही होता है बच्चे कैसे हैं। ओके, वो बोल के भेजते थे कि कोई भी गिफ्ट अगर मिलते हैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं करने हैं, इट इज आउट ऑफ आवर कोड, आप एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो मुंह तो लटकता था कि यार ऐसे बोल रहा है, ठीक है, कभी कभी एक्सेप्ट कर भी लेते थे, बताते नहीं थे कि हमने लिया है, और उनको बोलते कि आप बोलना मत कि आपने दिया है। ठीक है, तो लेकिन उसने समझा के क्या भेजा कि आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो वो मुझसे जलता है क्या कि जो मुझे बोल रहा है कि इसको गिफ्ट नहीं मिलना चाहिए किसी भी हालत में, घड़ी इसके घर नहीं जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि पता है as soon as you take anything from anyone ना कहीं हम oblige हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम sympathetic हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे emotions arise होते हैं बेसिकली। और emotions की हमारे प्रोफेशन में कोई खास जगह है नहीं। फेमिलियरिटी थ्रेट्स का मतलब है इमोशनल थ्रेट्स। जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ लॉन्ग कंटिन्यू करते हो रिलेशनशिप, तो वहां पर आपकी इमोशंस, आपकी सिंपैथी अराइज हुए बिना नहीं रहती, और ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाती है। हम एटलीस्ट इतना तो कह ही देते हैं, यार ठीक है यार, तेरे से गलती हुई, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां तो कम से कम इग्नोर कर दो। ओके, ये चीज आए बिना नहीं रहती, क्योंकि अल्टीमेटली काम कौन कर रहा है, ह्यूमंस काम कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन एक तरह से क्या हो गई, साइकोलॉजिकल चीजें हो गई, जो कि आए बिना रहती नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए पता है, जब तुम कंपनी, अब मैं यार वापस बोलूंगी तुम कंपनी ऑडिट पढ़ोगे, मैं क्या करूं, मेरे एकदम ऐसे रग रग में बसी हुई है कंपनी ऑडिट, मैं भूल नहीं पा रही उसको। तुम बोलो तो मैं पढ़ा दूं वो चैप्टर पूरा तुम्हें लॉ में। लेकिन कंपनी ऑडिट में भी आपको पता है एक रूल आता है, रोटेशन आएगा। ठीक है, रोटेशन में वो क्या बोलेंगे कि कोई भी एंटिटी में आप 5 साल से ज्यादा लगातार ऑडिटर नहीं बन सकते। 5 साल के बाद आपको 5 साल का कूलिंग पीरियड, मतलब 5 साल का ब्रेक लेना ही पड़ेगा। आप लगातार 5 साल से ऊपर ऑडिटर नहीं बन सकते, या एक फर्म का केस होता है उसमें 10 साल से ज्यादा आप ऑडिटर नहीं बन सकते। 5 या 10 का क्राइटेरिया दे रखा है। क्यों दिया हुआ है, वाई,
ये फैमिलियरिटी थ्रेट है। ये फैमिलियरिटी थ्रेट को कवर करने के लिए लॉ निकाला हुआ है कि 5 साल इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। अगर 5 साल से मैं किसी के साथ एसोसिएटेड हूं, तुम्हें तो पता ही होगा, है ना, जितने साल किसी के साथ तुम एसोसिएटेड हो उतने ही ज्यादा तुम्हारे इमोशंस और सिंपैथी अराइज होती है। ओके, और फिर उसमें गलतियां निकालना उतना ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसको छोड़ के जाना भी उतना ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो टाइम टाइम पर ब्रेक ले लेना चाहिए। ओके, फ्रेंड सीरीज देखी क्या तुमने, वी आर ऑन अ ब्रेक, तो ब्रेक लेना बहुत ही जरूरी है। इन द सेम वे आपकी फैमिलियरिटी थ्रेड को कवर करने के लिए लॉ ने बहुत चीजें बेटा निकाली हुई है। आर यू गेटिंग? फैमिलियरिटी थ्रेड होता क्या है ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा वैसे। चलो, ऑडिटर फॉर्म्स रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड एंड्स अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। ओके, इसलिए आपको ये थ्रेड अराइज होने ही नहीं देना है। जैसे ही अराइज होता है आपको वो चीज वहीं स्टॉप कर देनी है। फिर आता है इंटिमिडेशन थ्रेट। अरे मैम ये क्या है? क्लाइंट कह रहा है नेगेटिव रिपोर्ट देगा, तेरी फीस नहीं दूंगा इस साल की। अब अल्टीमेटली यार मेरा तो घर किससे चल रहा है, उस फीस से ही चल रहा है, चाहे कितना भी नोबल प्रोफेशन मेरा हो, ठीक है, लेकिन घर बार तो चलाना है, बच्चे तो सबको ही पालने होते हैं। अब वो मुझे फीस नहीं देगा तो मैं काम कैसे करूंगी आगे का? ओके, ये क्या है? ये इंटिमिडेशन थ्रेट है। ये इलीगल टाइप के थ्रेट्स होते हैं, मतलब आपको धमकी दे रहा है तेरे बीवी बच्चे उठा लूंगा। ठीक है, अगर नेगेटिव रिपोर्ट, अगर ये क्वालिफिकेशन आया, अगर ये मॉडिफिकेशन आया 705 के अंडर, अब देखो तुम बाहर मिलो फिर क्या होता है। ये इंटिमिडेशन थ्रेट है, धमकी वाले थ्रेट्स। ओके, ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन थ्रेट तो है ही अगर ऐसा होता है तो। सो क्लाइंट्स इंटिमिडेट द ऑडिटर फ्रॉम एक्टिंग विद इंटीग्रिटी, प्रिसिजन, स्केप्टिसिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी, थ्रेट्स ऑफ रिप्लेसमेंट, थ्रेट्स ऑफ रिड्यूस्ड फी। सेकंड वाला एग्जांपल एकदम ही मैंने कैजुअल एग्जांपल लिया है, लेकिन एक्चुअली में ये थ्रेट्स क्या होते हैं, जैसे कि थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, इस साल ऑडिटर है, अगले साल तू नहीं है भाई कोई और ही आएगा। इंटिमिडेशन थ्रेट है, धमकी है कि मुझे क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, या फिर तेरी फीस कम कर देंगे, इतना फीस हम तो तेरे को नहीं दे सकते। ये भी क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट है। और लास्ट में एक बकवास थ्रेट दे रखा है, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या होता है? ऑडिटर ना बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि क्लाइंट को टैक्स रिप्रेजेंट भी कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन कर सकता है उनका कोर्ट में। ओके, अभी समझो मैं उस क्लाइंट को एक एरिया के अंदर कोर्ट में क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसकी वकालत कर रही हूँ, बेसिकली उसकी साइड ले रही हूँ, या उसका एडवोकेट बनके मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं उसकी क्या कर रही हूँ, ऑडिट कर रही हूँ। तो एक तरफ तो मैं उसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही हूँ, तो क्या अगर उस चीज में सच में गलती होगी भी तो क्या ऑडिट में निकालोगे? अरे एक जगह जाके कह रहे हो इस क्लाइंट से अच्छा कोई नहीं, और एक जगह जाके कह रहे हो ये क्लाइंट सबसे फर्जी है। हाँ, कैन यू डू दैट? ये डुअल फेस हम लोग काम नहीं कर सकते। इसलिए जब इस तरह का कोई काम आप करते हो ना, कि जैसे आप उसको कहीं और रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पर आपका एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है, अराइज होता है। ओके, उसकी वकालत जब आप किसी के सामने कर दो ना, तो डेफिनेटली आप उसकी ऑडिट में उसकी कमी नहीं निकालोगे। ओके, एक आदमी के सामने बोलोगे अच्छा, एक के सामने बोलोगे बुरा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब अपन ऐसा काम करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है, एडवोकेसी थ्रेट अराइज हो रहा है। चलो, ऑडिटर प्रमोट्स क्लाइंट्स ओपिनियन सच दैट, बातें नहीं, पीपल बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑडिटर इज कॉम्प्रोमाइज। एग्जाम्पल, ऑडिटर इज क्लाइंट्स एडवोकेट इन लिटिगेशन और डिस्प्यूट। मैं उसका एडवोकेट हूं किसी लिटिगेशन में या किसी डिस्प्यूट के अंदर, तो मेरा एडवोकेसी थ्रेट वहां राइज हुए बिना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 5 थ्रेट आपको दे रखे हैं। कौन से बोलो? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। ये पांचों थ्रेट सेम टू सेम एज इट इज आपकी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको इनकी लैंग्वेज में कहीं भी इश्यू नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये थ्रेट्स होते क्या है। अब तुम पढ़ लो चाहे या मैं पढ़ दूं, एक ही बात है। ये टॉपिक हो गया, कौन पढ़ेगा? तूने हाथ क्यों खड़ा किया? तू पढ़ेगी? तो ये क्या है, आधे घंटे में थक गई पढ़ के? तुम लोगों को क्लास में एंटर करते ही मुझे ना 2-3 मिनट योगा कराना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। लॉ की क्लास होती है, उसमें तुम इतना कैसे थकते हो कि तुम ऐसे ऐसे अंगड़ाइयां ले रहे हो? अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है लॉ में? कौन सा चल रहा है? ले लो, चलो, क्या बात है? आज क्या डेट हुई?
27 मेरे टारगेट से एक दिन पीछे हूँ मैं, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा ना वो दिन काउंट नहीं था मेरा, ये क्रिसमस पार्टी वाला, उस दिन मेरे को टॉपिक कराना था, वो मेरा एज इट शेड्यूल शिफ्ट हो गया एक दिन आगे, तो मेरा सारा शेड्यूल एक दिन आगे शिफ्ट हो गया। 31 का तो संडे है, तो यू कुड हैव सेलिब्रेटेड ऑन 1 ना। किसने करी? क्यों? सर को सेलिब्रेट करना है तो सर ने छुट्टी कर दी। मेरा मैं ले लूंगी क्लास, मुझे नहीं करना कोई खास। संडे को 31 को क्लास है क्या? तुम्हारे लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ इसका मतलब, यू आर ऑन द सेम पेज। हंसी आ रही है मुझे तुम पे यार, क्या करूं, कोई बात नहीं। मजाक नहीं उड़ा रही मैं, तो मैं 31 को भी आ जाऊंगी, 1 को भी आ जाऊंगी, तुम पढ़ने तैयार हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाईस जनवरी की भी छुट्टी है क्या? होनी तो चाहिए, देखो इनको बाहर निकालो क्लास से। 22 जनवरी को क्या है? क्या है 22 जनवरी को? फिर क्या बात कर रहे हो यार तुम? ये इसको इसको नहीं पता। बाहर बाहर। अरे अरे, तो पता ही होना चाहिए ना। ये ऐसे ही बच्चे होते हैं जो ना इंडिया वर्सेस किसका मैच था इस बार, ऑस्ट्रेलिया का, वर्ल्ड कप भी नहीं देखा होगा तूने, नहीं देखा ना? नहीं देखा होगा। इसने नहीं देखा तो हार गई, अच्छा। चलो ओके ओके, 22 जनवरी वाली तो पता होनी चाहिए यार, है ना? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। सही में सो रही थी वो अभी, इसीलिए तो जगाया है, जग गई ना। अब बता क्या है? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है, मैं बोल रही कि बेटा अब ध्यान से सुनना। मैम हाँ हाँ ध्यान से सुन रहे हैं, फिर 2 मिनट बाद पूछो बेटा अब बताओ क्या बोला। अरे राम, मुझे नहीं पता था कि 2 मिनट बाद मुझसे ही पूछ लेंगे क्या वापस। चलो, ऐसा तो बंद होगी अभी थोड़े दिन, है ना? क्या चल रहा है उसकी जगह? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, पास तो उसमें भी होना ही है, पास तो सब में ही होना है अपने को। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस में क्या दिया हुआ है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, मैं पढ़ती हूँ, तुम सुनो। ओके, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट occur when an auditing firm, its partner or its associate could benefit from a financial interest in an audit client। एग्जैक्ट लाइन जो अपन ने चार्ट में यूज करी है वही, खाली इन्होंने एक्स्ट्रा क्या दिया पता है? एग्जाम्पल वहां भी मैंने लिखे हुए हैं एक आधा, उन्होंने थोड़े ज्यादा दिए, जैसे कि डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटीरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जैसे कि अपन ने वो लोन वाला एग्जांपल लिया था, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है मेरा क्लाइंट के अंदर, या फिर लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट। सेम वही वाली बात होगी कि मैं उससे लोन ले रहा हूं या फिर दे रहा हूं, या गारंटी ले रहा हूं उसकी, या फिर उससे गारंटी ले रहा हूं। undue dependence on the client's fees and hence concerns about losing the engagement। अरे मेरे पास क्लाइंट ही एक है, ऐसा मानो, कितना क्लाइंट है? एक ही है, अब मेरा जो है वो ही है, ठीक है, मैं उस पर एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या हूं? डिपेंडेंट हूं। तो ऐसे केस में भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं उसे बोल दूं अरे चल मैं तो नेगेटिव कमेंट दूंगा ही दूंगा तेरी गलतियों का, तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है, लेकिन इस बार तो जो सही बात है मैं वही बोलूंगा, तू नहीं तो कोई और सही है ही नहीं, क्योंकि कोई और है ही नहीं। ओके, सो इस तरह का कुछ कुछ बातें यार अलग हो जाती है। आगे, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद एन ऑडिट क्लाइंट। देखो कभी कभी क्या होता है, जो क्लाइंट का बिजनेस होता है और जो मेरा फर्म होता है उसके अलावा भी मेरा कोई उससे बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है, वो भी बहुत ही एक बेकार केस होता है। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, अरे ये खतरनाक एग्जांपल लिया इन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर। तो आप ऑडिट करते हो रिलायंस की, ठीक है, साल के लेते हो उनसे 5 लाख रुपए, किसके? ऑडिट के। वो बोल रहे छोड़ ऑडिट, तो अगली साल से मेरा एम्प्लॉय बन जा, 50 लाख का पैकेज दे दूंगा मैं तुझे। पोटेंशियल क्या दिख रहा है तुम्हें उसमें? एम्प्लॉयमेंट के। ऑडिट ऑडिट छोड़ो, ऑडिट से मुझे 5 लाख रुपए साल का दे रहा है वो, अगर मैं एम्प्लॉय बन गया तो कितना का पैकेज मिलेगा? 50 लाख का। तो तुम उसे क्या कर रहे हो बेटा? एक तरह से उसकी बटरिंग कर रहे हो कि सर मुझे अगली साल आप नौकरी पे रख लो किसी भी तरह से। ओके, दैट इज ऑल्सो सेल्फ इंटरेस्ट। अल्टीमेटली तुम्हारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट ही जग रहा है उस कंपनी के अंदर। कंटेंजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, तुम्हें डर है कि तुम्हारी फीस नहीं आएगी, तुम्हें धमकी नहीं दी है, धमकी देता तो किसमें आता?
इंटिमिडेशन थ्रेट, तुम्हें खुद को ही फील हो रहा है कि यार गलती निकाल दी तो फीस नहीं देगा तो मेरा क्या होगा। उसके बाद सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इट मे ऑकर व्हेन अ प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू बी रीइवैल्यूएटेड बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जजमेंट। जो यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट का मतलब क्या है, ऑडिटर। ओके, ऑडिटर जो कि जजमेंट दे रहा है, उसने ही क्या किया है, पिछले साल काम किया है और अपने काम को ही क्या करना है, उसको रीइवैल्यूएट करना है। इंस्टेंसेस जैसे कि व्हेन एन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, पिछले साल तुम उस कंपनी के डायरेक्टर थे, इस बार तुमने छोड़ दी कंपनी और क्या बन गए, उसके ऑडिटर बन गए। एंड व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट देमसेल्व्स आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, जब आपने कोई काम कंपनी के लिए करके दिया है और अब उसी काम का क्या करना है, तुमको ऑडिट करना है, ये भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट में ही काम काउंट होता है। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या है, इट मे ऑकर व्हेन प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्रमोट्स अ पोजीशन और ओपिनियन टू द पॉइंट दैट सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जब भी आप किसी चीज को प्रमोट करते हो और फिर आप उस पर क्या देते हो, ओपिनियन दे रहे हो दूसरी तरफ, तो वो आपका ड्यूअल फेस हो गया एक तरह से, तो वो चीज को आपको बोला जाता है कि आपका एडवोकेसी थ्रेट अराइज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑडिटर डीलिंग विद शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ ऑडिटेड कंपनी और बिकम्स क्लाइंट्स एडवोकेट इन लिटिगेशन एंड थर्ड पार्टी डिस्प्यूट। ये एग्जाम्पल अपने चार्ट में भी लिया है। In such situations, auditor can be perceived as backing and championing the causes of auditing client, and it may lead to believe that auditor is not acting and working। तुम बताओ मुझे इस चीज के अंदर कौन सा इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रहा है? ये क्या बोल रहा है कि जब ऐसा होता है ना कि आप उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी केस में उसकी वकालत कर रहे हो, तो लोगों को क्या लगेगा कि यार ये तो कंपनी की क्या कर रहा है, वकालत कर रहा है, ये तो कंपनी को बैक कर रहा है, ये तो कंपनी को चैंपियनिंग दिखा रहा है, मतलब कंपनी को सही ठहरा रहा है। ये क्या खाक सही ऑडिट करेगा इसकी? कौन सा? यस। चाहे आप सच में ऑडिट वाले टाइम पर आप एज एन ऑडिटर ही काम करो, एकदम इंडिपेंडेंटली काम करो, लेकिन लोगों को क्या लगेगा, आपका अपीयरेंस हैम्पर होगा यहाँ पे। ओके, इसीलिए ये क्या बन गया, आपका थ्रेट बन गया। फैमिलियरिटी थ्रेट, तुम्हारा फेवरेट। उसके बाद इट मे ऑकर व्हेन बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप विद द प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिकम्स टू सिंपैथेटिक टू द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स। बहुत सारे तरह से हो सकता है यार ये चीज। क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन अ क्लाइंट कंपनी। भाई मेरे मानो कि जीजा जी काम कर रहे हैं कहां पे, कंपनी के एज अ सीनियर डायरेक्टर या सीनियर मेंबर के जैसे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्लोज रिलेटिव हो गए। फैमिलियरिटी थ्रेट, फॉर्मर पार्टनर ऑफ द फर्म बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द क्लाइंट, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स, ये देखो वो गिफ्ट वाला, और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी, ऐसी चीजें भी हो सकती है। प्रोविजन इन कंपनीज एक्ट, ये बात इन्होंने क्या बोला था मैंने तुम्हें कि ना कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है ऐसे जिसने इस चीज को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, वही बात इन्होंने बोली है यहाँ पे। इंटिमिडेशन थ्रेट, इट मे ऑकर व्हेन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट मे बी डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, उसको रोका जा रहा है कि तुम ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करोगे with an adequate degree of professional skepticism. Basically, these could happen because of threat of replacement over disagreement with the application of accounting principle, or such threats attempt to intimidate auditor to deter them from acting objectively. तुम्हें धमकाया जा रहा है किसी भी बात को लेकर, that is the intimidation threat. Very very important. ये इंडिपेंडेंस पूरा इंपॉर्टेंट है, खाली इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन तक, उसके बाद थ्रेट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सेफगार्ड उससे भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इंडिपेंडेंस का टॉपिक ही अच्छा है। हम्म, 210 चालू हो गया, फिर 220 चालू हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा न्यू ईयर तक चलेगा ये, ज्यादा ही भले चलो, पर हमारा बहुत कुछ कवर हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। परफेक्ट। सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, जहां पे थ्रेट्स होंगे वहां पे क्या होंगे, सेफगार्ड्स होंगे। थ्रेट को कवर करने के लिए हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, सेफगार्ड्स यूज करने पड़ेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके इसके अंदर कि सेफगार्ड्स क्या होते हैं, पर कभी इतना डायरेक्ट क्वेश्चन ही देते नहीं है, बहुत घुमा फिरा के देते हैं कि जैसे अगर आपको अपने थ्रेड्स को रिड्यूस करना है तो व्हाट थिंग्स विल यू डू, तो इसका आंसर जनरल क्या होगा, सेफगार्ड्स क्या यूज करेंगे हम लोग। ओके, एक जैसे ना गाइडेंस नोट आया था इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, उसमें क्या बताए गए थे, तुम्हें पता है गाइडेंस नोट क्या होता है? देखो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ना इंस्टीट्यूट इशू करता है स्टेटमेंट्स, एक इशू करता है गाइडेंस नोट। ओके, जैसे आपका स्टडी मटेरियल इशू करता है, करा ना,
स्टैंडर्ड्स वाला इशू किया, स्टैंडर्ड्स इशू किए, वैसे ही इशू होते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? मैंडेटरी इन नेचर। जब इंस्टीट्यूट या जब भी कोई इंस्टीट्यूट की बात क्यों कर रहे हैं, जब भी कोई स्टेटमेंट इशू होता है वो उसका मतलब होता है उसका नेचर कैसा है? मैंडेटरी, आपको वो काम करना ही है। ओके, कभी कभी गाइडेंस नोट इशू होते हैं, उसका मतलब क्या होता है? रिकमेंडेटरी। गाइडेंस नोट में जो बातें होती है वो क्या होती है? रिकमेंडेटरी। गाइडेंस नोट कब इशू होते हैं पता है? जब ऑडिटर्स को बहुत ज्यादा किसी चीज में क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज के लिए इंस्टीट्यूट क्या इशू करता है? गाइडेंस नोट। गाइड करता है कि यार आप इस सिचुएशन से ऐसे क्या कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। क्या बोल रहा है? सकते हो। रिकमेंडेटरी, हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये तरीका अपना के इस चीज से क्या कर सकते हो? बाहर निकल सकते हो। जब कोई मुद्दा ऐसा राइज हो जाता है कि लोगों, हमको भी तो गाइडेंस चाहिए ना यार। कोई ऑडिटर बनके या सीए बनकर हमको एकदम परफेक्ट आदमी थोड़ी बन जाता है कि हमको सब कुछ पता है, कभी नहीं होता ऐसा, ऐसा कुछ भी बनकर नहीं हो सकता। ओके, तो हमको बहुत कदम कदम पर क्या चाहिए होता है? गाइडेंस चाहिए होता है। इसीलिए इंस्टीट्यूट क्या इशू करता रहता है? बार बार गाइडेंस नोट इशू करता रहता है। तो ये सेफगार्ड्स वाला जो पॉइंट है ना, ये भी गाइडेंस नोट में आया हुआ है। तो कभी कभी उस गाइडेंस नोट का रेफरेंस देके भी पूछ लेते हैं लोग कि ना क्या उसने वहां पे बताया था सेफगार्ड्स को लेकर, तो उसका आंसर भी सेफगार्ड्स ही होता है। ओके, तो safeguards are those action that professional accountant takes that effectively reduces threat to comply। जो चीजें आपके थ्रेट को रिड्यूस करती है वो सारे कामों को क्या बोला गया है? सेफगार्ड्स। जैसे कि ये लाइन हाईलाइट कर लो, द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू बी लर्न। मैं कोई वर्ड नहीं ध्यान में आ रहा था, एग्जैक्टली यही वर्ड है। क्या क्वेश्चन देते हैं ये लोग कि व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल टू द थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, या व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। अब बच्चा सोचता ही रह जाता है ये गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल में कोड ऑफ एथिक्स लिखूं या इंडिपेंडेंस लिखूं या लिखूं क्या? इसमें सिर्फ सेफगार्ड्स लिखने होते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडेंस नोट में ये इशू हुआ था। ओके, सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ओके, for the public to have confidence in the quality of audit, it is essential that auditors should always be and appear to be independent of the entities that they are auditing। पहले तो उन्होंने क्या बोला कि आपका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। दूसरा क्या बोल रहे हैं? बिफोर टेकिंग एनी वर्क ऑडिटर मस्ट कॉन्शियसली कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। उसे कॉन्शियसली ये चीज एवेलुएट करनी चाहिए काम लेने से पहले कि कहीं मेरा इस कंपनी में इंडिपेंडेंस हैम्पर तो नहीं होगा, या कोई थ्रेट है क्या मुझ पे। When such threat exists, auditor should either desist from task or eliminate the threat, or the very least put in place safeguards which reduce the threats to acceptable level। क्या बोल रहा है कि या तो आपको काम ही नहीं लेना चाहिए या आपको उस थ्रेट को खत्म कर देना चाहिए। आपको काम लेना भी जरूरी है, थ्रेट को खत्म भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे? एटलीस्ट सेफगार्ड्स आप अप्लाई कर सकते हो। If auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguards, then he must not accept the work। जहां तुम्हें लगता है कि मैं सेफगार्ड भी नहीं लगा पा रहा हूं, वहां तुम्हें उस काम को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल से सेफगार्ड्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। मतलब या तो आप काम एक्सेप्ट ही मत करो या आप थ्रेट्स को रिड्यूस करने वाला काम एटलीस्ट करो। तो ये सारे आपके क्या है? सेफगार्ड। यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंस क्या होता है? खत्म होता है। इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट क्रूशियल कोड ऑफ एथिक्स, या सबसे बड़ा एथिकल वैल्यू हमारा क्या है? इंडिपेंडेंस। वो उसके हुए बिना, इवन आपके कोड ऑफ एथिक्स में दिया हुआ भी नहीं, इंडिपेंडेंस नहीं दिया हुआ ना, क्यों? क्योंकि इसका अलग क्या है अपने आप में इंपॉर्टेंस है। अब अगला जो आप पढ़ोगे वो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है तुम्हारे लिए, उसके बाद 12 बजे तक क्लास आज डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे।